हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अभी का हमारा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम समझ लें कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट में से एक थोड़ा सा पोर्शन अलग कर देते हैं। ये जैसे हमारा नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम क्या किया, ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम अलग कर देते हैं स्पेसिफिक रीज़न के लिए। वो स्पेसिफिक पर्पस बिल्डिंग बनाना भी हो सकता है या टूर्नामेंट भी हो सकता है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा अलग कर दिया जाता है एनपीओ के द्वारा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फ़ंड कहते हैं। और ना केवल हम इसे अलग करते हैं परंतु इसे इन्वेस्ट भी कर देते हैं मार्केट में, ताकि इस पर क्या कमाया जा सके, इंटरेस्ट कमाया जा सके। अब ये जो फ़ंड तैयार हुआ है इसमें जो भी डोनेशन मिलता है, इस फंड से रिलेटेड जो भी डोनेशन मिलता है उसे हम ऐड कर देते हैं। ना केवल डोनेशन को, क्योंकि ये फ़ंड इन्वेस्ट भी हो गया है इसलिए इस पर इंटरेस्ट जो मिलता है उस इंटरेस्ट को भी हम ऐड कर देते हैं। तो इससे हमारा अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इस फंड के पर्पस के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा उसको हम एक्सपेंसेस को हम इसमें से लेस कर देंगे। और जो बैलेंस बचता है इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ की तरफ शो करते हैं। लायबिलिटीज़ की तरफ इसे शो किया जाता है। फ़ंड बनाना एक वाजिब सी बात है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी करना है और इसके लिए वो अपने सरप्लस में से ही, यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है ये है क्या, सरप्लस है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सरप्लस है। इसी सरप्लस में से वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो अलग कर देता है, एक फ़ंड बना देता है, ताकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बना सके या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर सके या कोई दूसरे बड़े खर्चे के लिए वो पैसे तैयार करते हैं, रुपए तैयार करते हैं, जमा करते हैं। और इसमें इसी फंड से रिलेटेड अगर कोई डोनेशन मिलता है तो उसे ऐड किया जाता है। और क्योंकि ये फ़ंड मार्केट में इन्वेस्टेड भी हो सकता है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी ये फ़ंड इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी फ़ंड से रिलेटेड जो भी खर्च किए जाते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और जो बच जाता है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ की तरफ लिखते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम बैलेंस शीट के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग फंड बनाया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्डिंग फंड अपने सरप्लस में से 1 लाख रुपीज़ का बिल्डिंग फंड बनाया। ये 1 लाख रुपीज़ का बिल्डिंग फंड बना। अब इसे इन्वेस्ट भी कर दिया, हम इसे क्या कहेंगे, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट होता है और इसी अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, ये इस अमाउंट से इंक्रीज़ हो गया, एसेट्स हो गया। अब बिल्डिंग फंड से रिलेटेड अगर कोई डोनेशन मिलता है तो उस डोनेशन को हम ऐड कर देंगे। मान लीजिए 10,000 डोनेशन मिला है तो 10,000 से डोनेशन इंक्रीज़ हो गया। अब बिल्डिंग फंड क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टेड है, इस पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट अगर मिलता है लेट अस से 5,000, 5,000 हम यहाँ ऐड करेंगे। लेकिन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 5,000 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होगा। बैंक अकाउंट में 5,000 रिसीव होगा और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिला, इंटरेस्ट अगर इन्वेस्ट हो जाता है तभी हम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम उसे बैंक में शो करेंगे। ये टोटल अमाउंट फ़ंड का कितना हो गया, 1,15,000 हो गया। अब अगर बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग बनती है, मान लीजिए 75,000 रुपीज़ खर्च हो गया बिल्डिंग बनने में। ये बिल्डिंग कहाँ आ जाएगा, बिल्डिंग अपीयर होगा, इसी पैसे से बन रहा है 75,000 रुपीज़ का। यहाँ से हम लेस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 75,000। और ये कितना बच गया अब,
15,000 में से 75,000 लेस कर देंगे। सो रिमेनिंग अमाउंट 40,000 जो है अभी भी फंड में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 1,15,000 में से 75,000 रुपीज़ का बिल्डिंग बन गया। सो ये बिल्डिंग इधर अपीयर हो जाएगा और बिल्डिंग फंड में से 75,000 रुपीज़ लेस हो गया। लेकिन यहाँ एक और भी बात है, कैपिटल फंड। क्वेश्चन में कैपिटल फंड मान लीजिए 80,000 रुपीज़ का था कैपिटल फंड, उसमें ये हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ये हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा 75,000। जितने का बिल्डिंग बन गया उसको हमको बिल्डिंग फंड में से लेस करना है, लेकिन कैपिटल फंड में उसे ऐड करना है। सो इधर कितना हो जाएगा, ये 1,50,000 हो जाएगा, 1,55,000 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें बैलेंस शीट में कोई भी फंड है उसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से इसे शो करना है। लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see some questions from the textbook. So question number 4 from the textbook. Following is the information given in respect of certain items of a sports club. Show these items in the income and expenditure account and balance sheet of the club. So हमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे या तो बैलेंस शीट में शो करना है या तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2015 रुपीज़ 35,000। देखिए स्पोर्ट्स फंड में ऑलरेडी पैसा है 35,000 का और इसी 35,000 को मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स हो गया 35,000 का। नाउ इस इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड रुपीज़ 4,000, देन डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड भी 15,000 का रिसीव हुआ है। फिर इसी स्पोर्ट्स फंड में से एक्सपेंसेस होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड रुपीज़ 10,000। ये जो स्पोर्ट्स प्राइजेस है ये हमको 10,000 रुपीज़ शो करना है एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट रुपीज़ 4,000 शो करना है। और एक दूसरा फंड भी है हमारे पास, जनरल फंड रुपीज़ 80,000 का, और इसे भी इन्वेस्ट किया गया है मार्केट में 80,000 का, और इस जनरल फंड पर इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है रुपीज़ 8,000 का। सो लेट अस सी सॉल्यूशन 4 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड। सो स्पोर्ट्स फंड, कोई भी फंड जो है वो लायबिलिटी होता है। सो स्पोर्ट्स फंड में रुपीज़ 35,000 पहले से ही था और ये इन्वेस्ट किया गया है। सो ये इन्वेस्टमेंट जो है होता है वो एसेट्स होता है। सो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 35,000। नाउ ये एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं हम, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, स्पोर्ट्स क्लब का एक्सट्रैक्ट का मतलब है बैलेंस शीट के कुछ ही आइटम को यहाँ हम शो करेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब इन इन्वेस्टमेंट्स पर स्पोर्ट्स फंड को इंटरेस्ट मिला है, सो इंटरेस्ट से फंड बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट से फंड बढ़ जाएगा रुपीज़ 4,000। लेकिन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक में रिसीव होगा, इससे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर दिया गया है तब जा कर के स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ता। सो यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर पेट्रेंट्स ने स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड डोनेशन भी दिया है, सो इस डोनेशन को भी हम ऐड करेंगे स्पोर्ट्स फंड में। कितने का डोनेशन मिला है, 15,000 रुपीज़ का डोनेशन मिला है। सो इस तरीके से फंड में हम देखें तो अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट हो गया है 54,000। मतलब स्पोर्ट्स के नाम पर स्पोर्ट्स क्लब 54,000 तक एक्सपेंस करने के लिए उन्होंने फ़ंड तैयार कर लिया है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स प्राइज़ अवॉर्डेड, सो हम इसे लेस करेंगे क्योंकि ये स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड एक्सपेंस है। सो स्पोर्ट्स प्राइजेस के लिए फ़ंड में से 10,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। और ना केवल ये परंतु स्पोर्ट्स इवेंट भी का खर्चा है, स्पोर्ट्स इवेंट्स का भी 4,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है। अब जो अमाउंट बच गया वो अमाउंट है रुपीज़ 40,000। सो हम इसमें अब स्पोर्ट्स फंड में कितना बच गया, स्पोर्ट्स फंड में 40,000 रुपीज़ बच गया।
कोई दूसरा अगर कोई दूसरा एक्सपेंस होता तो हम स्पोर्ट्स फंड से उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कोई दूसरा रीज़न है, तो उसको हम स्पोर्ट्स फंड में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही हम स्पोर्ट्स फंड से डिडक्ट कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। और ये अभी स्पोर्ट्स फंड कितना अवेलेबल है, 40,000 अवेलेबल है। क्वेश्चन में दूसरा भी फंड दिया हुआ है, जनरल फंड, सो हम उसे भी शो कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जनरल फंड है ₹80,000 का, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी है, ये भी ₹80,000 का है। और इस जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ₹8,000। सो इस तरीके से जनरल फंड जो है वो कितने का हो गया, ₹88,000 का हो गया। लेकिन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ₹80,000 का ही रहेगा, क्योंकि एक बार फिर सुन लीजिए, इंटरेस्ट जो मिला है वो फंड को तो बढ़ाएगा परंतु वो बैंक में रिसीव होगा, इसलिए वो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में शो नहीं होगा। सो इस तरीके से ये हमारा बैलेंस शीट तैयार है। रही बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कुछ आइटम भी शो नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा एक्सपेंस जो है वो फंड से ही मैनेज हो गया, और जो कुछ भी डोनेशन मिला है वो फंड से ही रिलेटेड था, इसलिए ये डोनेशन को हमें फंड में ऐड करना पड़ा। अगर ये जनरल डोनेशन रहता, नॉन स्पेसिफिक होता, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते। और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इंक्लूड हो चुका है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. How will you deal with the following items while preparing for the Bombay Women Cricket Club its income and expenditure account for the year ending 31st March 2017 and its balance sheet as on 31st March 2017? Point A. Donations received during the year for the construction of a permanent pavilion, rupees 12,25,000. Expenditure incurred up to 31st March 2017 on its construction, rupees 10,80,000. The total estimated expenditure on construction of pavilion being rupees 25 lakh. Now यहाँ पर डोनेशन भी दिया हुआ है और इसी डोनेशन को यूटिलाइज़ करके क्लब ने पैवेलियन बनाया है, तो ये दोनों तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो एस्टीमेट है, पैवेलियन कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, ना तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और ना ही बैलेंस शीट में जाएगा। अब पॉइंट बी देखते हैं। टूर्नामेंट फंड में बैलेंस है ₹10,700. सब्सक्रिप्शंस फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 65,800, मतलब इसी टूर्नामेंट फंड के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है। नाउ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स, और इसी टूर्नामेंट को होल्ड करने के लिए खर्च हुआ है 72,400। और पॉइंट सी है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹28,000. So give reasons for your answers. So let us see the solution. Solution 5 from NCERT textbook. Point A को हम डिस्कस करेंगे पहले। क्या है? Donations received during the year for the construction of permanent pavilion. So pavilion fund कह देते हैं हम इसे, है ना। ₹12,25,000. सो इतने का डोनेशन मिला है और ये हमारा फंड है, और इसी फंड से पैवेलियन का कंस्ट्रक्शन हुआ। सो लेस कर देंगे हम। पैवेलियन इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹10,80,000। क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है तो इसी फंड को यूज़ करके पैवेलियन बना दिया गया। अब अमाउंट कितना बच गया? रिमेनिंग अमाउंट इज़ 1,45,000। सो अभी भी फंड में पैसा है और पैवेलियन का कंस्ट्रक्शन फर्दर भी कैरी आउट किया जा सकता है। नाउ, और यहाँ पॉइंट ए में ही जो कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट दिया है उसको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस्टीमेट जो है वो 25 लाख का एस्टीमेट है, जो कि आउटर कॉलम में इसको शो नहीं करना है हमें, है ना। अब पॉइंट बी में टूर्नामेंट फंड है।
टूर्नामेंट फंड. टूर्नामेंट फंड इज ऑफ ₹10,700 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी इसमें दिया हुआ है, वो है 65,800 सब्सक्रिप्शन. यहाँ सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक हो गया है, ये जनरल सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये टूर्नामेंट से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट फंड में ऐड हो रहा है. अगर ये एक जनरल सब्सक्रिप्शन होता तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड लिखा जाता. नाउ टोटल फंड अवेलेबल इज़ हाउ मच, इट इज़, दोनों को ऐड करेंगे 76,500. इसी फंड में से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने टूर्नामेंट कंडक्ट कराया, सो एक्सपेंडिचर ऑन टूर्नामेंट, सो टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर इज़ हाउ मच, इट इज़ 72,400. ये हम लेस कर देंगे. अब फंड में कितना अमाउंट बच गया, फंड में बच गया ₹4,100. अब लास्ट पॉइंट है सी. सी में लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है. सो कैपिटल फंड कोई भी अमाउंट हो उसमें ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, दैट इज़ ₹28,000. ये इसमें ऐड हो जाएगा और जो भी अमाउंट रहेगा उसे हमको बाहर वाले कॉलम में शो करना है. लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को हमेशा हमें कैपिटल फंड के साथ ऐड करना है. लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होता क्या है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक ऐसा अमाउंट है जो कि मेंबर लाइफ टाइम के लिए दे देता है, ताकि वो एक बार फ़ीस दे करके लाइफ टाइम के लिए क्लब का मेंबरशिप अवेल कर सकता है. क्लब जो भी फैसिलिटीज़ देगी वो उसे रिसीव करेगा, अवेल करेगा, यूज़ करेगा. सो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हर साल मेंबरशिप फ़ीस देने के बदले या सब्सक्रिप्शन अमाउंट देने के बदले वो लाइफ टाइम के लिए एक ही बार फ़ीस दे देते हैं और जीवन भर के लिए क्लब के सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स मैं बीच बीच में शेयर करता हूँ. क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के समय में, सॉल्यूशन के समय बहुत सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. Thank you so much for watching.